Hey everyone, I Neha Garg welcomes you all to your own channel Magical Law. I hope you all are doing well in this pandemic. Before we start, I want to remind you all that if you haven't subscribed my channel, then please like, share and subscribe and hit the bell icon to get more updates. So what is today's topic is, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसा टॉपिक है जिसे स्टूडेंट्स समझते हैं कि वो बहुत बोरिंग है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड इट्स नेम इज Jurisprudence and Legal Theory. Now, what is jurisprudence and what is legal theory? Let's have a look. Jurisprudence is a word which is derived from a Latin word which means jurisprudentia. Juris means law and prudentia means knowledge. Together it means knowledge of law. Now, do we really need to understand what is knowledge of law? Yes, for a lawyer, for a person assisting any kind of law, he should know the knowledge of law. Jurisprudence is known as the eye of law. Can you imagine how your life will become if you don't have eyes? You will become miserable. You can't see anything happening around you. So jurisprudence is the eyes of law. जो भी हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर लॉ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, जो लॉ बना है वो क्यों बना है, किस सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है वो लॉ, वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस से पता चलता है. अब हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब तो समझ लिया, अब देखते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है. तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए सिर्फ इसका मतलब समझना काफ़ी नहीं है. पहले हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस को समझना होगा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्ट ने टाइम टू टाइम मैनर में हमें प्रोवाइड की. जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो हमें दी मिस्टर साल्मन ने. ज्यूरिस्ट साल्मन क्या कहते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. Here Mr. Salmon covers three words. First one is science, second one is first principle and third one is civil law. According to Salmon, civil law means a law which is applicable on the citizens of its country. कौन applicable करेगा? Government. A law which is made applicable by the government upon its citizens. जो भी law citizens पे लगता है that is civil law. Now what is the meaning of science? Science means serial wise study of a legal system. In general, we know science is something which defines just some set of rules. Scientific कोई भी चीज़ होती है तो हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ इसके पास कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है. दैट साइंस मीन्स सीरियल वाइज स्टडी. इन ऑर्डर स्टडी अगर हम करते हैं किसी भी लॉ की, किसी लीगल सिस्टम की, दैट मीन्स साइंस. फर्स्ट प्रिंसिपल. अब अगर हम बात करें फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी लॉ को क्रिएट करने के हमारे दो मोटिव होते हैं. फर्स्ट प्राइमरी जो डायरेक्टली रिलेट करता है किसी भी मोटिव को, एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी. सेकेंडरी विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट विच इज रिलेटेड विद द लॉ. तो फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स बेसिक एंड नेसेसरी प्रिंसिपल ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू सैल्मन, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सच लॉज विच आर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स. तो सैल्मन ने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को यहीं तक लिमिटेड रखा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सच लॉज विच आर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स. यानी कि उसने सिर्फ लीगल प्रिंसिपल्स को जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं वहीं तक इस डेफिनेशन को डिफाइन किया. तो साल्मन क्या कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए वो तो हमने देख लिया, बट एक नहीं बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस हमें दी हैं. हम कुछ मेजर डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ में हमें पढ़ाई जाती हैं या जो हमारे सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी हैं. सेकंड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो डेफिनेशन है वो हमारे पास आई जॉन ऑस्टिन से. क्या कहते हैं जॉन ऑस्टिन? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. तो हेयर वी गेट टू न्यू वर्ड्स, फिलॉसफी एंड पॉजिटिव लॉ. हेयर व्हाट इज द पॉजिटिव मीन्स? पॉजिटिव मीन्स इज पॉजिटिविटी, जहाँ पर हर चीज़ आप अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे ओपिनियन से देखते हैं. बट एज पर जॉन ऑस्टिन, पॉजिटिव लॉ मीन्स actual law which is actually made applicable by the government, by the legal judiciary authorities. Now what is philosophy? हमने जो पुराने वर्ड में पढ़ा साइंस, जिस जॉन ऑस्टिन ने हमें क्या बोला? फिलॉसफी. फिलॉसफी इज अ मेजर टर्म कवरिंग rather than science. Science is something defined set of rules and principle. Philosophy which includes your behavior, a complete set of rules which is applicable on the normal case of people to our society. That is philosophy. तो पॉजिटिव लॉ है, एक्चुअल लॉ है. तो हम देखेंगे जब भी कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट आता है. तो जब मिस्टर ऑस्टिन ने ये हमें डेफिनेशन दी तो उन्होंने 4 फैक्ट्स को इसमें एम्फेसाइज किया. व्हाट आर दिस 4 फैक्ट्स?
प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्टेड और कोलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पॉजिटिव सिस्टम। पॉजिटिव सिस्टम मतलब लीगल सिस्टम। कुछ प्रिंसिपल्स या फिर वो सारे प्रिंसिपल्स जो हमने एक्सट्रैक्ट किए मतलब कलेक्ट किए, कहाँ से? अलग अलग लीगल सिस्टम के पास जाकर, किस सिस्टम में, किस लीगल अथॉरिटी के पास क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, उन सबको हमने इकट्ठा कलेक्ट किया। नेक्स्ट इज देयर इज नो इमीडिएट रिलेशनशिप विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लॉ। इसने क्या बोला? इसने बोला कि जो जॉन ऑस्टिन है उसने कंप्लीटली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एम्फेसाइज किया कि जब कोई लॉ लेकर आए हम एनफोर्समेंट में तो उसका, उस लॉ की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स से कोई भी रिलेशन नहीं है नॉलेज ऑफ लॉ होने के लिए। सोसाइटी में जब कोई नया लॉ आता है तो उसके अपोजिशंस भी काफ़ी होते हैं और उसके सपोर्टर्स भी काफ़ी होते हैं। मेरिट्स डीमेरिट्स अपनी जगह हैं, बट आप उस लॉ के लीगल एक्सपेक्ट्स, लीगल प्रिंसिपल्स को समझिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइन ऑफ सर्टेन लीगल सिस्टम और पार्ट देयर ऑफ विद दिस व्यू ओनली। मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ, साइंस इज डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। क्या, किस चीज़ की साइंस है? हर उस लीगल सिस्टम की या उसके एक पार्ट की। कोई भी आप लीगल डॉक्यूमेंट उठाओ, लीगल ऑफिस के अंदर जाओ, पब्लिक ऑफिस मीन्स, या फिर उसके किसी भी पार्ट के पास जाओ, उसकी जो एक्टिविटी है, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, सिर्फ उन्हीं की स्टडी तक उसने उसे डिफाइन किया। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ ग्रोन अप एंड डेवलप्ड लीगल सिस्टम। ग्रोन अप मतलब जो धीरे धीरे हमने उसे बड़ा किया बाय डिफरेंट फैक्ट्स, केस लॉज, जो भी हम लोगों के डिफरेंट केस लॉज टाइम टू टाइम आए, सिर्फ उसी की स्टडी को उसने ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा गया। तो एज पर सेलमंड, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब बेसिक प्रिंसिपल को ही इसने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन में कवर किया। इसने उस लॉ की फिलॉसफी, मतलब वो लॉ किस तरह से आपको बाउंड करता है। फिलॉसफी इज समथिंग विच मेक्स यू लाइबल टू फॉलो सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। हमारे सबकी अपनी फिलॉसफी होती है रहने की, कुछ काम करने की, तो उसी तरह से जो लॉ की है उसकी भी अपनी फिलॉसफी होती है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो हमें मिली मिस्टर हॉलैंड से। हॉलैंड्स क्या कहते हैं? हॉलैंड कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। पीछे जब हमने वर्ड पढ़ा फिलॉसफी, तो वहाँ पर उन लोगों ने सिर्फ कुछ फैक्ट्स को, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को ही डिफाइन किया। तो हॉलैंड जब फोर्स में आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऑस्टिन की डेफिनेशन में फॉर द वर्ड फिलॉसफी देयर शुड बी अ वर्ड फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस मतलब वी शुड ओनली emphasize on those philosophy which is formal. Formal मतलब which can be used in the formal relationship, which can be used in the legal field. Holland upgraded the definition of Austin by adding a word formal science in place of philosophy. It only includes study of legal relationship and not of those terrestrial relationship. Terrestrial relationship मतलब relationship arising out of earth. हमारे सोसाइटी रिलेशनशिप, हम लोगों के आपस के रिलेशनशिप, पब्लिक पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, इस सबको उसने एक्सक्लूड किया। इसने बोला कि जो सिर्फ लॉ में लिखा है आप उसी पे फॉलो करो, किसी की भी फिलॉसफी, किसी को भी इसने महत्व नहीं दिया। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आई दैट इज फ्रॉम जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन क्या कहते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। नाउ दिस इज माय फेवरेट। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन मतलब extraversion derives from a word extrovert. Have you heard about introvert and extrovert? Introvert is a kind of persons who don't speak much about external world or about himself. Extrovert is a person who speaks a lot about external world and internal world. So extraversion is a word which means speaks a lot about the external world, external circumstances. तो जूलियस स्टोन ने बोला कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कुछ भी नहीं है, वो एक लॉयर का लॉ को समझने का तरीका है। एक्स्ट्रावर्जन मतलब उसने बाहर के जो अंडरस्टैंडिंग को समझा, उससे जो उसने अपना इंटरप्रिटेशन बनाया, वही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो प्रोफेसर स्टोन ने इस ज्यूरिस्प्रूडेंस को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेकेंड वन इज फंक्शनल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल मतलब किसी चीज़ को अच्छे से सोचना, लॉजिकली सोचना। ज्यूरिस्प्रूडेंस, जब कोई लॉ आप पढ़ते हो तो उसका एनालिटिकल ओपिनियन क्या होता है। नेक्स्ट वन इज फंक्शनल, फंक्शनल मतलब उसे प्रोसेस में कैसे लाया जाए। लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जस्टिस इज हमारा जो हमें न्याय दिलवाता है, कोर्ट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कोर्ट के साथ उसे कैसे फॉलो अप किया जाए। तो उसने जो 3 क्लासीफाई की हैं, क्लासिफिकेशंस जो डाली हैं, फर्स्ट वन इज एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडिक्शन,
second one is functional jurisprudence, and third one is principle of justice. Now the next professor is C.G. KEETON. C.G. KEETON is jurisprudence is the study and scientific synthesis of the general principle of law. अब इन्होंने jurisprudence को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया. फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, सेकेंड वन इज साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. व्हाट इज jurisprudence? You know, already know. स्टडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल, कैन अंडरस्टैंड कि जो भी जनरल प्रिंसिपल्स लॉ के हैं उसे हम सीधा स्टडी करें. नाउ सिंथेसिस इज समथिंग न्यू. सिंथेसिस इज कंबाइनिंग अ पीसेज ऑफ समथिंग होल इनटू वन. यानी कि अगर कुछ पीसेज आपके पास बिखरे हुए हैं तो उसे एक में कंप्लीट उसको बंडल बना के उसके बाद उसकी रीडिंग लेना. अगर लॉ बनाते हैं तो अलग अलग पार्ट्स डिफाइन करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं. सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो आपने डीड बनाई उसको आपको स्टैंपिंग करवाना भी ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना भी ज़रूरी है, और सभी रूल्स को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ फॉलो अप करना भी ज़रूरी है. तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ है, बट एक ट्रांजेक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ को अफेक्ट करती है. तो उन सबको हम इकट्ठा करके पढ़ें तभी हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस का सही मतलब समझ में आएगा. हर एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट को हम देख पाएंगे. तो सीजी केटोन ने इन सभी ट्रांजैक्शन को सम अप करते हुए बोला कि जो भी आपके लीगल सिस्टम है उनको इज एन अ होल पढ़ो. इन होल आप एक दूसरे को लिंक अप करके पढ़ो. तो यानी कि सीजी केटोन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज नोन एज ज्यूरिस्प्रूडेंस. मिस्टर ग्रे अनदर ज्यूरिस्ट, उन्होंने बोला ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रूल्स एंड सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट फॉलोड बाय द कोर्ट एंड लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन दैट रूल. इसने कुछ नया नहीं बोला. इसने बोला कि स्टेटमेंट ऑफ रूल्स, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो स्टेटमेंट है, साइंटिफिक स्टेटमेंट है. किन चीज़ों की? रूल्स की. रूल्स क्या बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर केस को सिस्टमेटिकली अरेंज कीजिए, और जो ये सिस्टम है वो हर कोई फॉलो करेगा. इवन कोर्ट भी फॉलो करेगा, कोर्ट फॉलो करेगा, उसके सिटीजन्स भी फॉलो करेंगे. एंड लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन दैट रूल्स, और उसके रूल्स के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ रूल्स है उसके अंदर हमारे लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व होंगे. यानी कि हर वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो कोर्ट भी फॉलो करता है और वो चाहता है कि उसके लॉ भी फॉलो करें. तो नाउ नेक्स्ट वन इज पेटोन. पेटोन ने बोला ज्यूरिस्प्रूडेंस इज सिंपली द स्टडी ऑफ लॉ. आपको सिर्फ लॉ स्टडी करना है. इसे किसी को भी डिफाइन नहीं किया. इसने बोला लॉ मीन्स लॉ, एनी काइंड ऑफ लॉ, whether is it societal law, religious law, or your legal law. Legal law means which is recognized by the court, on which you can proceed with civil and criminal cases. And religious law is something which depends on your ethical behavior and your moral values. So according to Patton, jurisprudence is the study of law or various kinds of law affecting a human being. Next statement is Roscoe Pound. Now his statement is considered very important for the word jurisprudence. Roscoe Pound says jurisprudence is the science of law. Here Pound defined the science of law as a group of well arranged and controlled knowledge. Well arranged and controlled knowledge, किसी भी चीज़ की arranged knowledge होना मतलब एक orderly knowledge होना. controlled knowledge मतलब आपको उसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ों को देखना है कि इसको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है या नहीं. कंट्रोल नॉलेज से उसने आगे फर्दर उसको डिफाइन किया एज एन लीगल इंस्टीट्यूशन. लीगल इंस्टीट्यूशन मतलब योर पब्लिक ऑफिस लाइक योर कोर्ट, योर पुलिस स्टेशन एंड एनी अदर पब्लिक ऑफिस. लीगल इमेजिनेशन एंड लीगल अरेंजमेंट्स. इमेजिनेशंस कम्स फ्रॉम योर लॉ. जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हो और एक फैक्ट, कोई भी अगर आपका फैक्ट इशू में है, जब इन दोनों को आपस में आप देखते हो तो आपका अजम्पशंस खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है. एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों ही एक रूम में बंद हैं. ना वहाँ कोई आया है ना वहाँ से कोई बाहर गया है. आधे घंटे के बाद मिस्टर बी की लाश मिलती है और मिस्टर ए वहीं उस रूम में मौजूद है. तो हमारा प्रिजम्पशन क्या कहता है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मारा होगा. तो लीगल इमेजिनेशन इज जब व्हेन यू रीड अ लॉ you always create your imagination, your presumptions. Next one is legal arrangements. Legally जो चीज़ें अरेंज की होती हैं, complete set of rules and regulations. तो यहाँ पे इसने इसको important क्यों माना गया? क्योंकि उसने सिर्फ इसमें complete law को नहीं बोला, उसने बोला arrange and control knowledge based on assumptions, institutions and arrangements. यहाँ पे assumptions को include करके उसने इसको एक wider term दिया. यानी कि jurisprudence की जो definition है वो exclusive नहीं, अब inclusive हो गई है.
एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में फ़र्क जो है वो ये है, एक्सक्लूसिव अगर हमारी डेफिनेशन होती है तो उसके अंदर हम कोई और चीज़ें ऐड ऑन नहीं कर सकते, बट व्हेन समथिंग इज इंक्लूसिव इट मीन्स दैट एनी अदर ओपिनियन सजेशंस आर वेलकम्ड एंड इट कैन बी एडिड फर्दर। जो हमारा पाउंड है, मिस्टर पाउंड, रॉस्को पाउंड, उनका जो सिंगल ओपिनियन था वो ये था कि वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे। बैलेंस किस चीज़ में? हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हर कोई अलग अलग एरिया में फोकस कर रहा था, बट पाउंड ने बोला कि जितनी भी हमारी एक नेसेसिटी होती है, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ से रिलेटेड जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब एक डेफिनेशन में इंक्लूड होनी चाहिए। तो उसने मैक्सिमम नेसेसिटी एंड मिनिमम अपोजिशन, मिनिमम अपोजिशन मतलब बहुत कम केसेस ऐसे बचे जो इसमें इंक्लूड ना हो या फिर ना के बराबर बचे, बिटवीन कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट अमंग वेरियस पीपल ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की हमारी नेसेसिटी और अपोजिशन के बीच में। तो ये पढ़ते हैं इन्होंने आगे क्या डिफाइन किया ज्यूरिस्प्रूडेंस को। ज्यूरिस्प्रूडेंस के डेफिनेशन से हमारे पास कुछ चीज़ें सामने आई, दैट इज इंटर रिलेशनशिप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब ऐसी साइंस जो एक सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज क्लोजली रिलेटेड विद, किस किस के साथ रिलेटेड है? एथिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी मीन्स योर सोसाइटी, विच दो डिस्टिंक्ट, हालांकि ये सब अलग अलग है। एथिक्स समथिंग योर मॉरल वैल्यू, इकोनॉमिक्स ऑन विच योर इकोनॉमी ऑफ योर नेशन डिपेंड्स, politics is something different, sociology is society which is something different, so all topics are different but these are enough. Why enough? To core are shaded into each other. एक core हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारी पूरी कंट्री है, उसके अलग अलग पार्ट्स में एक पार्ट एथिक्स है, एक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब अलग अलग होते हुए भी इसको पूरे को शेड करने के लिए काफ़ी है। हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सब इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने कनेक्टिविटी कैसे दिखाई? ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशियोलॉजी। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं। हर ह्यूमन बींग के लिए एक लॉ बनना चाहिए जो हर एक को कंप्लीट राइट दे। Right to live, right to speak, right to freedom, that is also a law, that is jurisprudence is knowledge of law। तो हमें knowledge of sociology भी होनी चाहिए कि अगर एक सोसाइटी में हम रहते हैं तो वहाँ लॉ किस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट वन इज jurisprudence एंड साइकोलॉजी। अब अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है जिनका जो मेंटल रिएक्शंस है, मेंटल एक्शंस है, वो सबका अलग अलग होता है। सेम पॉइंट पे अलग बंदा कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज साइकोलॉजी। तो हमें हर किसी की साइकोलॉजी के लिए भी देखना होगा, किसी का बिहेवियर कैसा है। लॉ को अप्लाई करते हुए हमें सामने वाले पर्सन की साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फिलोसफी। फिलोसफी इज समथिंग विच सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, किसी इंसान के सिद्धांत जिस पर वो अपनी पूरी लाइफ को डिपेंड करता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस और फिलोसफी में भी कॉमन चीज़ ये है कि जब आप लॉ पढ़ते हैं तो उस लॉ की फिलॉसफी, उस लॉ का मोटिव क्या है, इंटेंशंस क्या है, वो क्यों बना, उसको बनाने का पर्पस क्या है, किस सेक्टर को वो अफेक्ट करता है, ये सब हमें पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री। कोई भी लॉ जब बनता है तो उसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है। लॉ ऐसे ही नहीं बने हैं। जो हमारे जो लॉ है वो इन्वेंट नहीं हुए हैं, वो प्रोड्यूस हुए हैं ऑन केसेस, बेस्ड ऑफ केसेस। कोई भी केस आया तो उसके ऊपर बाद में एक लॉ बना दिया, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बेस्ड है। नेक्स्ट वन इज ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड साइंस। नाउ दीज आर some term which is interconnected. In what terms? Science is defined set of rules and principles. Jurisprudence is the knowledge of that rules and principles. So jurisprudence and science both are interconnected. In this video, I discussed with you all the overview of jurisprudence and legal theory. I hope you all like the video. If you want another video on the same topic with detailed descriptions, then please comment on the below in the comment box. एंड इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो ऑन सम डिफाइंड टॉपिक, या आप चाहते हो कि अगर मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।